हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और देखिए आज एक आईएएस पीसीएस के लिए एक स्पेशल बैच मतलब स्पेशल बैच जो चल रहा है अपना, उसमें हम पॉलिटी वाले लेक्चर आपके लगातार लगते रहे हैं। तो अपना जो ज्योग्राफी वाला लेक्चर है वो अब चालू हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं लेकिन एक बार जो अपना आईएएस है, मतलब आईएएस में मेनली मतलब क्या कहें, सिविल सर्विस कहना सबसे अच्छा होता है। देखिए आईएएस क्या है, आईएएस क्या है, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ही सर्विस रहती हैं। तो हम लेकिन कह देते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम, तो रियल में क्या हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सिविल सर्विस। क्या बोलना चाहिए हमें? सिविल सर्विस। जो कि कौन आयोग मतलब इसका मतलब कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, तो यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उसमें बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे आईएएस का, आईपीएस का, ठीक है, आईआरएस का, तो बहुत सारी ऐसी सर्विस रहती हैं। ओके, तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कह देते हैं आईएएस का एग्ज़ाम भाई हम देने गए, तो वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आईएएस बस नहीं होता है, उसमें आईपीएस भी होता है सिविल सर्विस का जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आईआरएस भी होता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज उसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आवाज़ प्रॉपर आ रहा है भाई सभी को, एक बार बताएं। अर्णव बोल रहे हैं कि आवाज़ बोल भाई, एक बार क्लियर करें कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है भाई जी, तो आ रहा है। तो फिर अपना जो लेक्चर है तो वो चालू करते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा होगा, अभी सरस सर भी आपको बताए होंगे किसी क्लास में कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, मैं ज्योग्राफी के अनुसार चीज़ें बताऊंगा कि किस एग्ज़ाम में मतलब प्री लेवल पे कितना क्या क्या आता है, ठीक है, मेंस में क्या रोल है ज्योग्राफी का, ठीक है, और भी जो पोर्शन है उसमें ज्योग्राफी का क्या रोल होता है। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। और अर्चना भारती भाई सभी को भाई नमस्कार, ठीक है, जो लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपने नाम सुना होगा यूपीएससी का, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है, जैसे एनडीए का हो गया, हाँ सीडीएस का हो गया, हाँ आईएएस का हो गया, सीएपीएफ का हो गया, जितनी भी ग्रुप ए की सर्विस हैं उन सारे का एग्ज़ाम कौन कराता है? यूपीएससी कराता है, ठीक है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम कराता है भाई। ओके, तो सिविल सर्विस का जब एग्ज़ाम होता है तो ये कई चरणों में होता है। नॉर्मली हम जैसे बोल देते हैं सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम, तो आईएएस क्या सिर्फ पोस्ट होती है, ओके, जैसे आईपीएस का रहता है, आईआरएस का रहता है, ये सब पोस्ट होती है। तो जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ये कितने चरणों में बटा होता है? तो सबसे पहले स्टेज 1 होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है भाई? प्रीलिम्स होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या होता है, दो पेपर होते हैं आपके, कौन से? एक होता है जीएस का 200 नंबर का, और दूसरा होता है सीसेट का एग्ज़ाम, ठीक है, वो भी कितने का होता है? 200 का होता है। ओके, तो ये 2-2 घंटे के क्या हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, 200 नंबर के, ठीक है। पहला जब वाला जो जीएस वाला है तो उसमें सारे आपके जीएस के पोर्शन रहते हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, और क्या वो रह गया, इकॉनमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले पेपर में आती हैं। सीसेट में आपका वही हो गया कि जो पैरा वाली चीज़ें हो गई वो आती हैं हिंदी में, और मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सेकंड पेपर का हो गया भाई। तो ये कुल मिला के ये प्रीलिम्स होता है, 200 नंबर के पेपर होते हैं। पहले नंबर के मतलब जो पहला पेपर है जीएस वाला, इसके आधार पे आपकी क्या होती है, मेरिट तैयार होती है, ठीक है। लगभग अगर पिछले सालों का हम अध्ययन करें तो लगभग आप 100 में से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। माइनस मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है। या अगर मान लीजिए जैसे आपने 3 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मतलब 1/3 में क्या है, 1/3 मतलब अगर मान लीजिए 3 सही किए और आपने क्या एक गलत कर दिया, तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई, ठीक है, 3 में से 1। ओके, तो 1/3 का माइनस मार्किंग होता है। और जो मेरिट तो बता ही चुका हूँ कि पहले पेपर के अनुसार निर्धारित होगी। जो सेकंड पेपर है सीसेट का, ये होता है क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने पड़ते हैं सेकंड वाले पेपर में। हाँ भाई सभी को हेलो नमस्कार, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए दूसरा स्टेज होता है, अगर इसमें हम, और देखिए इसमें जैसे अगर मैं पिछले सालों का आपको अंदाज़ा बताऊं तो लगभग अगर 50 के आसपास आप क्वेश्चन सही करते हैं, क्वेश्चन की बात बोल रहा हूँ मैं, नंबर की बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अगर लगभग आपके 50 से मतलब मेनली क्या कहें 55-60 ज़्यादा सेफ जोन रहेगा। तो आपका अगर 55 से 60 के बीच अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका ये सोचे होना ही होना है, ठीक है।
फिर बात निर्भर करती है दूसरों के प्रदर्शन पे। लेकिन अगर हम कुछ सालों का आप अध्ययन देखें तो 55 से अगर 60% क्वेश्चन आप सही करते हैं 100 में से, तो आप यही सोचिए सेफ जोन में है, आपका प्री में होना ही होना है। ओके, फिर आता है जैसे ही आपका प्री में होगा तो आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है भाई, मेंस होता है। ठीक है, तो मेंस में कई सारे पेपर होते हैं। एक तो वही इंडियन लैंग्वेज होता है, जो हमारी 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं तो उनमें से कोई आप एक चुन सकते हैं, इस पेपर में आपको देना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर होता है इंग्लिश का। तो ये लैंग्वेज वाले जो पेपर है ना, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश के, ये कितने के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं ये दोनों। ओके, फिर आप आएंगे जीएस। तो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है तो जीएस ये कितने का होता है, 250 नंबर का होता है। फिर जीएस का 2 पेपर वो भी 250 नंबर का होता है। अभी आगे की स्लाइड में बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और अपना ज्योग्राफी है वो कहाँ पर आता है, तो हर चीज़ एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं कदम बाई कदम। ठीक है, फिर आता है जीएस 3, तो ये भी 250 नंबर का होता है। फिर जीएस 4 पेपर होता है तो ये भी 250 नंबर का होता है। फिर होते हैं आपके ऑप्शनल, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। मान लीजिए जैसे आपने हिस्ट्री लिया या ज्योग्राफी लिया या कोई और भी सब्जेक्ट लिया तो उसके 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं दोनों पेपर। ठीक है, तो और फिर एक होता है ऐसे का, तो ऐसे भी कितने का होता है भाई पेपर, वो भी 250 नंबर का होता है ऐसे का। तो कुल मिला के अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, ये अगर मैं जो यहाँ से, क्योंकि देखिए जो ये 2 पेपर होते हैं ये क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। आपके मार्क्स किन के ऐड होते हैं, तो जो GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है और ऑप्शनल और ऐसे, इन पेपर्स के क्या होते हैं, मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इनको सबको जोड़ दें तो टोटल कितने का बनता है, 1750 का टोटल बनता है। ठीक है, फिर ये हो गया मेंस का, तो मेंस आपका कितने का होता है, 1750 का होता है। फिर आपको देखिए इसके बाद अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका आता है नंबर किस में, इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू कितने का होता है, इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। कितने का होता है इंटरव्यू, 275 का नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके मेंस के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स। दोनों को मिला के आपकी मेरिट भाई डिसाइड होती है कि आपकी रैंक क्या रहेगी, आपको भाई जो आपने चॉइस भरा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कैडर है वो आपको एलोकेट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है, जो मेंस वाला पोर्शन है, इस पर भी अच्छे से हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर मैं मेंस में स्पेसिफिक बात करूं तो 2 पोर्शन में अधिकतर लोगों के नंबर सबसे ज़्यादा खींचते हैं। कि कौन से पोर्शन है, वो है आपका देखिए ऑप्शनल है और ऐसे वाला है। ठीक है, तो ऐसे और ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा आपके नंबर खींचते हैं। जितने भी आप देखेंगे, जितने भी टॉपर्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर वो मार्क्स गेन करते हैं तो इन्हीं में करते हैं। एक तो ऑप्शनल हो गया और दूसरा हो गया ऐसे वाला पोर्शन। ओके, और देखिए अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहनी है कि भाई ऑप्शनल कितने होते हैं, ओके, कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं, एक अपना यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डला है 2017-18 का, मतलब 18-19 का, 2018-19 का एक रिपोर्ट था यूपीएससी ने निकाला था सिविल सर्विस के लिए। तो उसका एनालिसिस मैंने करवाया था, तो उस वीडियो को देखिए। आपको जो बहुत सारे भ्रम और जाति भ्रम वगैरह हो जाते हैं लोगों को, वो सारी चीज़ दूर हो जाएंगी। जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी मतलब या सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारे डाउट उस वीडियो में आपके ख़त्म हो जाएंगे। वो डला है, अपने ही चैनल में डला है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए, रिपोर्ट को देखिए, एनुअल रिपोर्ट को, जो कि यूपीएससी पब्लिश करता है हर साल। ठीक है, तो काफ़ी आपके जो नज़रिया है सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देखने का और जो जगह जगह से हम बातें सुनते हैं, तो उसमें काफ़ी स्पष्टता आ जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने बता दिया। और देखिए इंटरव्यू है ना 275 का, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। और ये कब अच्छा होगा, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है ये। ठीक है, जब भी आप यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस का आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपका नॉलेज का नहीं, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार से दूसरे के सामने रखते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ, ठीक है, कितनी चतुराई के साथ सामने वाले के सामने रखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है मेनली इंटरव्यू। और इसमें आप देखेंगे कि जो लोग जब जितना ज़्यादा नंबर गेन कर पाते हैं तो उनका उतना ज़्यादा रैंक क्या होता है, ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है इंटरव्यू। भले ही आपको 275 दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1750। ठीक है, आप सोचेंगे चाहे जितना आप कर लें, अगर मैं बात करूँ इन पेपर की तो कई लोगों को जैसे 250 के टोटल है, तो कई लोगों को मतलब 3 डिजिट में नंबर लाना मुश्किल पड़ जाते हैं। ठीक है, टॉपर्स के भी आप देखेंगे तो उनके क्या 2 डिजिट में नंबर रहेंगे, मतलब 100 से कम रहते हैं। लेकिन वो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ खींचते हैं, वो खींचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में
और ऐसे सब्जेक्ट में, ठीक, मतलब ऐसे उसमें खींचते हैं सबसे ज़्यादा नंबर। और तीसरा पोर्शन होता है इंटरव्यू, यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स खींचने की क्या रहती है, संभावना रहती है। ओके, तो इन चीज़ों पे भी हमें क्या ध्यान देना है अच्छे से भाई। और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई सभी का स्वागत है। तो ये आप एक ब्रीफ में मैंने पूरा एक एनालिसिस कराया, पूरी एक जर्नी के बारे में बताया एक पिक्चर के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फर्स्ट स्टेज है, तो सॉरी ये फर्स्ट स्टेज है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको भाई 200 नंबर के होते हैं पहला प्रीलिम्स में, और मतलब पहला पेपर और दूसरा पेपर। और दूसरा पेपर में कितना क्वालिफाइंग्स होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि 200 में आपको 33% मार्क्स लाने ही पड़ते हैं, तब जाके आप सेकंड पेपर को क्वालिफाई करेंगे सीसेट वाले को, और तब जाके आपकी पहली कॉपी चेक होगी। नहीं तो पहली कॉपी में भले ही आपके 200 में 200 आ जाए, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड में भी हमें कमांड करके रखनी है कि जिससे इतने मिनिमम इतने तो आई। हमें मिनिमम नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि भाई हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए सेकंड में भी, कि हमारा ईजिली क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए सेकंड पेपर। ओके, चलिए अब आती है बात, जैसे मैं सारी समझा चुका हूँ वैसे उस फिगर में। तो जैसे मैंने बताया 2 पेपर होते हैं, तो पेपर ए क्या होता है, आपके जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी को आपको एक चुनना होता है। वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, कितने का होता है, 300 मार्क्स का होता है, इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है इंग्लिश का, ये कंपलसरी पेपर है, ये आपको देने ही देने पड़ते हैं। ओके, तो ये भी कितने का होता है, ये भी 300 का होता है, और ये भी क्या क्वालिफाइंग पेपर है भाई, इसलिए क्या पेपर ए और पेपर बी के रूप में दिया गया है इसको, ठीक है। फिर आप आते हैं पेपर 1, जिनके क्या नंबर काउंट होते हैं मेरिट में। ओके, तो पेपर 1 में क्या भाई, जैसे ऐसे सबसे पहले आपका पेपर होगा ऐसे का, तो कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है ऐसे का पेपर। ओके, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे होता है मेंस में, ये मेंस की पे आ गए अपन लोग। ओके, फिर आता है पेपर 2, तो पेपर 2 भी कितने का होता है, वो भी 250 का होता है भाई। और इसमें आप देखेंगे जो जनरल स्टडीज़ 1 है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पेपर 2 को GS 1 या जनरल स्टडीज़ 1 या समान अध्ययन 1, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे अपना जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो क्या होगा, काम आएगा। अभी आगे की स्लाइड में भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है तो वो क्या बोला गया है, यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस रखा है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए हैं, तो अभी आगे की स्लाइड में हम देखते हैं भाई। उससे पहले हमें पूरा एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये पोर्शन आते हैं आपके पेपर 2 या जनरल स्टडीज़ की बात करूँ तो उसमें 1 में, और कितने का ये टोटल रहेगा, ये 250 नंबर का ये टोटल रहता है। फिर आते हैं अगर जनरल स्टडीज़ 2 या पेपर 3 में, तो ये कितने का होता है भाई, ये भी 250 का होगा। और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये पोर्शन पूछे जाते हैं इसमें सेकंड, मतलब अगर मैं देखिए अब मैं पेपर बस की बात करूंगा क्योंकि इसमें 2 नाम ले रहा हूं तो कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा हो रही है, तो मैं सिर्फ पेपर 3 बोल रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होगी। और देखिए जो अपना गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है, ठीक है, और मेनली इसमें बात करूँ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपके जो क्लासेस हैं वो पुलकित जी ने लगातार आपको बताई हैं, और इन तीनों पोर्शन के बारे में वो क्या लगातार आपको क्या है जानकारी देते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये जैसे आपके पोर्शन कंप्लीट होंगे तो फिर इसके बाद आ जाएंगे अपन जो सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, करेंट बेस्ड होते हैं। जो करेंट में जो घटनाएं घट रही हैं, भारत मान लीजिए चाइना रिलेशन है, ठीक है, भारत आसियान रिलेशन है, भारत US रिलेशन है, भारत फ्रांस रिलेशन है, तो इन पे बेस्ड क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं। या हमारे पड़ोसी देश हैं तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इनकी बात करें अच्छा खासा वेटेज रहता है पेपर जो 3rd है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन का। लेकिन सिर्फ कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ इसी पोर्शन में फोकस रहते हैं, इसी को पढ़ते रहते हैं साल भर, ठीक है। तो क्या लेकिन ये पूरा पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 में से क्या मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी तो 15 क्वेश्चन भाई किसके हैं, वो दूसरे पोर्शन के हैं। लेकिन ये करंट का इशू रहता है तो लोग क्या इसी को पढ़ते रहते हैं, हाँ, इसी पे सारी चीज़ें में घूमते रहते हैं, लेकिन वो क्या है सच्चाई नहीं है भाई, ठीक है, भ्रमजाल है वो। चलिए तो फिर आते हैं पेपर 4 में। तो पेपर 4 में क्या आता है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी वाला पोर्शन आप देखेंगे, और क्या इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट में क्या है जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, हाँ इन्वायरमेंट हो गया। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, सोशल जैसे यहाँ पे दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट किसका हिस्सा है, ये हमारे पेपर 4 का हिस्सा है, ठीक है। अगर जनरल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो ये 3rd आता है जनरल स्टडीज़ में। ओके, फिर इसके बाद देखें
तो आता है भाई आपका पेपर 5, और ये इसमें अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 4। तो इसमें क्या आता है आपका एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो ये भी कितने का आता है, ये आता है 250 नंबर में। और देखिए इस पेपर में भी क्या है, आप देखेंगे जो बाकी के 3 पोर्शन हैं और ये वाला पोर्शन है एथिक्स वाला, या एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। हाँ, तो इस पोर्शन में मतलब सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं, बाकी 3 से अच्छा खासा स्कोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको थोड़ी जानकारी होगी कि कैसे हमें चतुराई के साथ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी है, तब जाके आप इनके बेटर आंसर दे पाएंगे। ओके, हाँ भाई, सभी को गुड आफ्टरनून जो जुड़ते जा रहे हैं भाई सेशन में, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हो गया। बाकी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ टोटल वगैरह, और इंटरव्यू का भी बता दिया हूँ 275 का। अब आते हैं फिर से अपने प्रीलिम्स में। तो ये मैंने ब्रीफ में सारी चीज़ें समझा दी। अब आते हैं फिर से प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स में ये देखते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ है भाई, जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ज्योग्राफी कहाँ है भाई, अभी आपसे सभी से एक एक करके क्वेश्चन ले लूँगा मैं भाई। अभी श्रेया कुछ कमेंट कर रही है, तो मैं अभी इसके बाद ले लूँगा कमेंट, अगर आप कमेंट बॉक्स में अभी कर दीजिए भाई, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया भाई प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में हम बात कर रहे हैं अभी जीएस वाले पोर्शन की, जो कि कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, और इसी के आधार पे क्या आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है पहले पेपर के अनुसार, ठीक है। अगर आप सी सेट वाले को क्वालिफाई कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो ज्योग्राफी है वो कहाँ पे आता है, तो आप देखेंगे ये देखिए, ये मैं जो आयोग है वहाँ से ये चीज़ें लिया हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं अपने तरफ से नहीं लाया हूँ, आयोग से लिया हूँ। तो आयोग ने सिलेबस में क्या दिखाया है, प्री के सिलेबस में क्या लिखा है, लिखा है भारत एवं जो विश्व का भूगोल है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। बस इतनी लाइन है बस, ठीक है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, इतनी लाइन है बस ज्योग्राफी के लिए। ओके, अब बताइए इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए प्री के लिए। क्या हम समझ पाएंगे कि भाई हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना चाहिए, कुछ स्पष्ट है यहाँ पे, बताइए। लिखा है कि भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है भाई ज्योग्राफी में, हम क्या स्पष्ट कर पाएंगे। हाँ, सिलेबस में तो इतना ही लिखा हुआ है जो आयोग ने दिया है। तो देखिए इसमें काम आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा भाई, आप भी हैं भाई, चलिए भाई, अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें काम आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एनालिसिस करके देखिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइव वाला कमेंट कर रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा रिदम में हूँ, मैं आपके अभी समय दूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप क्या, जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप कमेंट करते जाइए, ओके। जो लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको वॉइस में आपके कमेंट ले लूँगा, ओके। तो वॉइस में अभी कमेंट नहीं करें, ठीक है। जो भी है कमेंट टेक्स्ट में कर दीजिए। चलिए, तो भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें दी गई हैं, भारत और विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब ये नहीं पता कि मान लीजिए प्राकृतिक भूगोल है तो ये कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ये नहीं बोला गया है कि जो सामाजिक भूगोल है तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, विश्व भारत का, ठीक है। वैसे ही इसमें आर्थिक भूगोल हमें क्या क्या पढ़ना है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है जो प्रीलिम्स का पेपर है पिछले कुछ सालों का लीजिए, मिनिमम 10 साल तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। पिछले 10 सालों का आप अध्ययन करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विस के द्वारा, ठीक है। सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है तो उसमें प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब आपको आइडिया लगेगा कि इतने सेंटेंस का एक 1 लाइन दिया गया है इसका मतलब क्या है, ठीक है। वैसे जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सारी चीज़ें दी जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी आपको डिलीवर की जाएंगी, ठीक है। जिनसे क्या लगातार क्वेश्चन बने हैं जिन पोर्शन से, तो वो आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है। अब सिर्फ भारत का पढ़ना और विश्व का पढ़ना, और मेनली विश्व का पढ़िए। तो विश्व का आपको अगर अच्छे से क्या हो जाएगा, एक अच्छी सी समझ हो जाएगी, तो भारत के अपने मन से हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि भारत आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में आपने सारे क्लाइमेट जोन पढ़ लिए, ठीक है। तो वही तो सारे क्लाइमेट जोन भारत में हैं, उनमें क्या आपने मान लीजिए पढ़ लिया, किसी भी क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया मान लीजिए स्टेपीज़ के बारे में पढ़ लिया, तो अब भाई भारत में भी कुछ एरिया है जो स्टेपीज़ जोन के अंदर आता है, ठीक है। मान लीजिए आपने मृदाएँ पढ़ ली, हाँ, जैसे आपने मान लीजिए ब्लैक सॉइल के बारे में देख लिया, या ह्यूमस से रिच वाली सॉइल के बारे में देख लिया, तो भारत में ही पाई जाती हैं उसी टाइप की सॉइल्स,
ओके, तो आपने अगर विश्व का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो भारत में भी आपको क्या उसमें मदद मिल जाएगी। जैसे बोला जाता है कि विश्व में जो पठारी रीजन हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके खनिज वगैरह हैं वो अच्छे से क्या होते हैं उस रीजन में पाए जाते हैं। तो भाई जब विश्व के रीजन्स में पाए जा रहे हैं, जहाँ पे पठार वाला रीजन है वहाँ पे खनिज पाए जा रहे हैं, तो भारत में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर विश्व का देखिए, इसलिए मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड मैप में आपको सबसे पहले बताऊंगा एक एक महाद्वीप के बारे में कि कौन सा देश कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए मैंने नॉर्थ अमेरिका ले लिया, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से देश हैं। तो ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है भाई। कैसा है कि आप भाई वहाँ का आप सॉइल, पठार, पर्वत, नदियाँ सब पढ़ने लगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन सा देश कहाँ पे है भाई। तो सबसे पहले मैं देश की जानकारी दूंगा, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि पूरे जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, तो उसमें कौन से भाई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कौन से पठार हैं, ठीक है, कौन से खनिज हैं, ठीक है, जिसके कारण से वो एक भाई रिच है, कौन से मैदान हैं, कौन सी नदियाँ हैं, ये ओवरऑल बताऊंगा। फिर आएंगे अपन देश में। जैसे मान लीजिए यूएसए है, तो यूएसए के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दूंगा कि यूएसए में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो वहाँ की पॉपुलेशन है तो किस एरिया में ज़्यादा बसी है, कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं यूएसए में, ठीक है, तो सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। मैं मान लीजिए जैसे बोला जाता है यूएसए वो वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट है या डेयरी इंडस्ट्री वो बहुत अच्छे से डेवलप की, तो क्यों की भाई, ठीक है, उसका कुछ कारण होगा ना, तभी तो वहाँ जाके भाई डेयरी इंडस्ट्री वो अच्छे से फल फूल रही है, तो उसके कारण है भाई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे भाई जो वहाँ पे घास के मैदान हैं, ठीक है, जो पेरी घास के मैदान हैं, तो वो क्या है, वहाँ पे जो मुलायम घास की मिलती है, ठीक है, आप देखेंगे जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं तो वो क्या है, उनमें से पेरी क्या एक घास के मैदान है, तो पेरी जो घास मिलती है, पेरी जो मैदान है उसमें जो घास मिलती है तो वो बड़ी नम है, ठीक है, नम है, तो भाई जो पशु उसको खाएंगे तो क्या ऑब्वियस सी बात है दूध वगैरह के लिए क्या होगा, अच्छा खासा दूध देंगे, जिसके कारण से आप देखेंगे जो यूएसए रीजन है तो वहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री है वो अच्छे से फली फूली है। ओके, जैसे अब मैं बात करूँ कनाडा की, तो कनाडा में आप देखेंगे जो लकड़ी इंडस्ट्री है, मतलब लकड़ी के जो पेड़ हैं उस पर क्या कटाई पे मतलब क्या है, मान लीजिए लकड़ी के घर हैं या लकड़ी से जो भी चीज़ बनती है, तो जो लकड़ी इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी वहाँ पे फली फूली है। क्यों फली फूली है? क्योंकि वहाँ पे भाई लकड़ी है। ओके, तो अभी बताऊँगा टैगा वन क्या होते हैं, टुंड्रा वन क्या होते हैं, सारी जानकारी देंगे वन बाई वन। तो ये समझ गए आप। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में क्या इतनी लाइन दी गई है अपने सिलेबस में। ओके, तो ये तो हिंदी में हो गया। फिर ऐसे ही दिया गया है इंग्लिश में, इंग्लिश में वही वो चीज़ बोली गई है भाई, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन दिया गया है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, बस इतनी लाइन दी गई है जो आपका सिलेबस है जो यूपीएससी ने निकाला है। बाकी हमें क्या प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालिसिस करना है। या बात अब आ जाते हैं अपन भाई जो जनरल स्टडीज़ है या समान अध्ययन का पेपर 1 है, तो वहाँ पे भी ज्योग्राफी आता है। तो वहाँ पे ज्योग्राफी क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस में हमें बोला गया है यूपीएससी के द्वारा। तो आप देखेंगे सबसे पहले बोला गया है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे दक्षिण एशिया में, ठीक है, भारतीय महाद्वीप को शामिल करते हुए, तो मतलब दक्षिण एशिया और जो भारत है उसको शामिल करते हुए हमें पूरे विश्व में देखना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है तो उनका वितरण कैसे है। प्राकृतिक संसाधन मतलब कहाँ पे भाई लकड़ी है, कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे लोहा है, ठीक है, कहाँ पे और जो दूसरे संसाधन हैं, मान लीजिए हीरे कहाँ पे मिलते हैं, सोना कहाँ पे मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है विश्व में और भारत में, हमें पूरे का अध्ययन करना है। तो देखिए ये क्या है सिलेबस में शामिल है। फिर बोला गया है विश्व भारत साइड। देखिए अगर विश्व ले रहे हैं हम, विश्व में अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी खनिज कहाँ मिलता है, तो भारत तो उसमें अपने मन से क्या है समाहित हो जाता है, लेकिन उसने भारत को हाईलाइट किया है क्योंकि भाई जो पेपर है वो भारत में कंडक्ट हो रहा है। तो भारत के बारे में तो हमें अच्छे से समझ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विश्व के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है विश्व और भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हैं, तो इसके बारे में अभी जानूंगा मैं, मतलब अपन लोग जानेंगे। जैसे मैं मान लूँ आपसे कहूँ कि भारत में जैसे भारत में अगर मैं कहूँ कि भारत का मैप मैं बना दूँ यहाँ पे, मैं आपसे कहूँ कि भारत में जैसे एक रफली एक मैप बनाता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा
एक रफली मैप बना दिया मैंने। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि भारत में जो कोयला है, ठीक है, मतलब मैं कोयला नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि जो लोहे उद्योग हैं, ठीक है, या स्टील प्लांट हैं, तो वो मेनली कहाँ पे हैं, मेनली यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, इस रीजन में बस क्यों लगे हैं, या थोड़े बहुत यहाँ पे लगे हैं। बाकी रीजन में आपको कहीं पे भी भारत में क्या है, लोहे के जो इस्पात उद्योग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस्पात उद्योग आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगे भारत में। तो भाई ये यहीं पे क्यों लगाए गए और कहीं पे क्यों नहीं लगाए गए, तो उसके कारण है। क्यों कारण है, आप देखेंगे जो लोहा है और जो कोयला है तो वो कहाँ पे मिलता है, इस बेल्ट में मिलता है। इस बेल्ट में मतलब जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, आप देखेंगे झारखंड हो गया, उड़ीसा वाला बेल्ट हो गई, थोड़ी सी वेस्ट बंगाल वाली बेल्ट हो गई, ठीक है। तो यहीं पे आपको लोहा मिल जाएगा, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। अगर देखिए आपको लोहा को क्या मतलब स्टील में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें हाई एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हमें कहाँ से आएगी भाई, तो सबसे सस्ता हमारे पास साधन क्या है, कोयला है। कोयला को हम जलाते हैं भाई, तो जो लोहे में जो मिट्टी के कण होते हैं तो उसको भी हम क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं गर्म करके, ठीक है। तो जो प्लांट हैं, स्टील प्लांट हैं, तो वो अधिकतर कहाँ लगे, जहाँ पे लोहा मिला है या कोयला मिला है। ओके, तो आप देखेंगे जितने भी प्लांट हैं भारत में यहाँ पे लगेंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है जहाँ पे भाई नेचुरल रूप से कोयला मिलेगा और लोहा मिलेगा, तो वहीं पे क्या होगा, स्टील प्लांट लग पाएंगे भाई। वैसे ही आप देखेंगे, मैं आप बात कर रहा हूँ कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आप देखेंगे इस रीजन में लोहा तो है लेकिन यहाँ पे कोयला नहीं है। तो आप देखेंगे आज़ादी के काफ़ी लंबे समय तक आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, स्टील प्लांट एक भी नहीं मिले। क्यों, क्योंकि भाई एनर्जी नहीं थी। अब आप मान लीजिए हमने लोहा तो निकाल लिया, लेकिन लोहा को अगर हमें क्या उसको स्टील में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। अब एनर्जी के लिए कोयला था ही नहीं इस पूरे बेल्ट में, तो क्या हुआ, जब तक यहाँ पे जो बड़े बड़े बांध हैं वो नहीं बन पाए, जिससे कि क्या है बिजली का उत्पादन नहीं कर पाए, तब तक यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है वो क्या हुई, फली फूली नहीं, वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले नदियों पे हमने बड़े बड़े बांध बनाए, फिर उससे बिजली उत्पादित किए, और बिजली का उत्पादन जैसे हुआ तो हमने क्या कर पाए भाई, लोहा को हम स्टील जो प्लांट हैं वो क्या यहाँ पे स्थापित कर पाए। तो यहाँ पे कारण क्या है भाई, तो यहाँ पे भी लोहा एक कारण है, मतलब जो लोहे अयस्क हैं उनका होना एक इम्पॉर्टेंट कारक है, साथ साथ एनर्जी का होना कारण है। तो आप देखेंगे जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है भारत में, यहाँ पे और यहाँ पे ही डेवलपमेंट हुआ है। आप ना राजस्थान में देखेंगे, ना जम्मू कश्मीर में देखेंगे, ना अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भाई ना लोहा है ना कोयला है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया उस चीज़ का, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं, तो इसके बारे में मैं आपको क्या विस्तार से चर्चा करवाऊंगा, जब चीज़ें आपको बताएंगे भाई, जोड़ के बताएंगे सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। देखिए, पर ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पढ़ने के लिए क्या है, अथाह हैं भाई, ठीक है, पूरा ज्ञान का भंडार है, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं ज्योग्राफी में। ओके, क्या लेकिन हमें सारा ज्ञान चाहिए, सारा हमारे एग्जाम में आता है, नहीं भाई, हमारे एग्जाम में आती हैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जिनको हमें पढ़ना है, जिनका हमें एनालिसिस करना है अच्छे से। हाँ भाई, थोड़ी देर बाद करते हैं भाई बात। अच्छा, ये बोल रहे हैं भाई 2026, तो 2026 आपका अगर ड्रीम है तो लगातार कंटिन्यू जारी कीजिए प्रिपरेशन, आपके लिए तो पर्याप्त समय है। तो सबसे देखिए, तैयारी समय के अनुसार होती है, अगर आपके पास समय पर्याप्त है, ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आधार बनाइए जो NCERTs हैं, ठीक है, पूरा जो अपना ऐप है ना जहाँ पे आप देख रहे हैं सेशन को, तो सारी NCERTs यहाँ पे डली पड़ी हैं भाई, आराम से देखिए पढ़िए। नहीं हो तो आपको अगर अपने आपके पास मिल रही हैं तो वहाँ से ले लीजिए। आपको एक लिस्ट हमने दिया था कि कौन कौन सी क्लास की NCERT पढ़नी है, किस किस सब्जेक्ट में, ओके, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें ले लीजिए। ओके, तो जुबेर जी ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाँ, आपके यार मोबाइल नंबर तो कोचिंग का दिया गया है, इस पर संपर्क कर लीजिए भाई, 8075038388 पे, इस पर आप संपर्क कर लीजिए भाई जुबेर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ेंगे, तो हम फोकस होकर चीज़ें कर पाएंगे, लिमिटेड समय में हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। कब, जब आपके पास सिलेबस होगा, उसके अनुसार हम चीज़ें पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम चीज़ों को अध्ययन करेंगे, तो हमें कम एनर्जी में भी हमारे आउटपुट अच्छे होंगे भाई। ओके, आप देखेंगे, हाँ ज्योति वर्मा जी देखिए, ये आज का क्या फ्री सेमिनार है, ये ऐप पे जो पेड क्लास है ये पेड चलती है, ठीक है,
लेकिन अगर हम देखिए अभी क्या है, पॉलिटी की क्लासेस लगभग मेरे ख्याल से 34-35 क्लासेस हुई हैं पॉलिटी की जो हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। अच्छा हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 47 क्लास हो चुकी हैं पॉलिटी की, तो वो लग चुकी हैं आपकी, ओके। तो अब दूसरा अपना जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो चालू हो गया है, ओके। हाँ अच्छा, 47 हो गई हैं भाई अर्णव, ओके। लगभग इतनी है, आप लोगों को जानकारी होगी जो लगातार उस पेड बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, ये हो गया भाई सिलेबस का। अब आते हैं दूसरा सिलेबस में क्या बोला गया भाई, फिर बोला गया है कि विश्व भर के प्रमुख, ये तो हो गया, फिर बोला गया भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, हाँ भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं जैसे जल स्रोत, हाँ हिमावरण सहित वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, ठीक है। तो ये आपके हिस्से हैं किसके, ज्योग्राफी के। अब ऐसा नहीं मतलब कि आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी लिखा है या सुनामी लिखा है या यहाँ पे चक्रवात लिखा है, तो चक्रवात का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लीजिए कि भाई जो चक्रवात होता है, तो चक्रवात का ये मतलब है कि हवाएं क्या हैं, मान लीजिए बीच में क्या होता है, लो प्रेशर की एक क्या होता है, बेल्ट होती है, और आसपास से क्या है जो हवाएं हैं वो आती हैं मिलती हैं, तो ये हो गया भाई चक्रवात। ये बस नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चक्रवात हमें पढ़ना है कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, ठीक है। भारत में कौन से चक्रवात आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मेनली जो साइक्लोन्स होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जैसे जिसे बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, एक होता है वाताग्री चक्रवात, ठीक है। तो जो वाताग्री चक्रवात है, तो जो अक्षांशों में अभी मैं सब बताऊंगा, अक्षांश देशांतर पूरा जीरो से आपको ये शुरुआत की जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा ज्योग्राफी में। अगर ये लेक्चर आप पढ़ते हैं तो सोचिए कि ज्योग्राफी में तो 0% हो जाएगा, मतलब कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। अगर देखिए ज्योग्राफी की आप क्लासेस करते हैं तो कुछ में आपका सीधे सीधे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे हो गया एनवायरनमेंट में आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी अगर ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स में मेनली जो IR वाला पोर्शन है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जैसे ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ख़त्म करेंगे तो ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा कि जो USA है तो वो पाकिस्तान को छोड़ क्यों नहीं रहा है किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, चाइना है इतना करीबी क्यों है भाई, हाँ पाकिस्तान का, ठीक है। भारत का क्यों इतना दुश्मन बना हुआ है, तो सबका क्या है, ज्योग्राफी सबका कारण है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जब आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप के साथ चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। हाँ भैया, तो काफ़ी लोग आ गए हैं भाई, जो भी आ रहे हैं सभी का स्वागत है, ओके। तो देखिए चक्रवात हमें बस ये नहीं पढ़ना है कि भाई लो प्रेशर की बेल्ट होती है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं तो ये चक्रवात हो गया, नहीं। हमें पढ़ना पड़ेगा कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कौन सा चक्रवात आता है, वाताग्री चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो क्या होता है, ठीक है। चक्रवात में आता है तो भाई वर्षा कहाँ पे होती है, विश्व में अलग अलग जगह जो चक्रवात आते हैं तो उनके नाम क्या हैं, चक्रवात क्यों आते हैं, चक्रवात बनते कैसे हैं, हर चीज़ के कारण हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि देखिए जब अगर इन चीज़ों के बारे में आपके पास अच्छे समझ हो जाएगी तो जैसे मान लीजिए कोई भी चक्रवात आता है भारत में तो अब आपको क्या होगा, कारण समझ में आने लगेगी, क्योंकि बेसिक तो मैं बता दिया हूँगा, क्योंकि वही चीज़ आपको न्यूज़ में मिलेंगी, ठीक है। वो न्यूज़ में बस नहीं देते हैं, वो तो बस ये बताते हैं कि भाई चक्रवात आए तो इतने लोगों की जान गई, इस राज्य को प्रभावित किया, ठीक है, बस इतनी चीज़ बताते हैं वो तो बता मैं दूंगा कि आते क्यों हैं, बनते क्यों हैं भाई, भारत में कौन से आते हैं, भारत में पूर्वी तट पे ज़्यादा चक्रवात आते हैं कि पश्चिमी तट पे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, क्यों आते हैं, ठीक है। पूर्वी तट पे अगर मान लीजिए आते ज़्यादा आते हैं तो क्यों आते हैं, पश्चिमी तट पे कम आते हैं तो क्यों आते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का आपको कारण बताया जाएगा विथ एनालिसिस के साथ, ओके। हाँ देखिए जुबेर जी, इसकी सारी जानकारी आपको पर्सनल में पूछ लीजिए, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है तो हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं भूकंप पे, सुनामी पे, ज्वालामुखी हलचल पे। देखिए ये सारे टॉपिक हैं, तो अगर इनके बारे में आपको समझ विकसित हो गई एक बार कि भाई भूकंप है तो ये बनता कैसे है, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या है बनने के, हाँ सुनामी है, सुनामी का कारण क्या होता है बनने का, फिर ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी जो हलचल है ये कैसे पैदा होती है, क्यों होती है, इससे क्या लॉस है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपको मैंने एक पेपर बताया अभी मैंने आपको पेपर बताया, पेपर कौन सा, पेपर 3 के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। पेपर 3 के बारे में मैंने जानकारी दी है और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हिस्सा है,
आप देखेंगे कि जो पेपर 4 या जनरल स्टडीज 3 है, तो जो 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसके मिलने वाले हैं भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट के मिलने वाले हैं। अब देखिए जो डिजास्टर है या आपदा है, ये कैसे जन्म लेती है भाई, तो आपदा 2 प्रकार की होती है, एक मानव जनित, एक होती है प्राकृतिक। तो आप जो प्राकृतिक वाला सेक्शन है वो हम अपना ज्योग्राफी में पूरा कर लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जैसे आप भाई मान लीजिए चक्रवात आता है, ठीक है, तो चक्रवात से भी तो आपदा आ रही है भाई, ओके। मान लीजिए तो भूकंप आ गया, तो जो भूकंप से भी तो आपदा आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, अपना ज्योग्राफी वाले में। बस आपको क्या है, करंट वाली चीज़ों से अपडेट रहना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझ विकसित कर लेते हैं, टॉपिकों को अच्छे से समझ लेते हैं भाई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी पता पड़ जाएंगी भाई, ओके। फिर यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे दिया गया एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे मैं बताऊँगा आपको कि भारत में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो मैं जैसे बता दूँगा आपको, जैसे भारत में पश्चिमी घाट है, ओके, तो पश्चिमी घाट में अच्छी खासी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट समझ रहे हैं मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पश्चिमी मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ मैं मैप बना दूँ, थोड़ा सा लमसम भारत का मैप मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी घाट, जैसे मैंने वर्ड लिया, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की। तो ये श्रृंखला है पश्चिमी घाट की, ओके। और मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय मतलब जो ये वाला है, यहाँ पे हिमालय का विस्तार है, ये वाला रीजन। मैं बात करूँगा अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हैं, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो भारत में आप देखेंगे इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। एक तो हो गया पश्चिमी घाट, एक हो गया पूर्वी हिमालय वाला रीजन, एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो जब वर्षा होगी यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, वर्ष में अधिकतर समय वर्षा होती रहेगी, तो यहाँ पे कैसे वन विकसित होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे वन है वो जन्म लेंगे भाई। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहारी वन। सदाबहारी वन क्या होते हैं, जिनकी पत्तियां वर्ष भर क्या है, लगी रहती हैं, तो उन्हें हम भाई सदाबहार वन कहते हैं। और देखिए जहाँ पे भी वर्षा होगी, ठीक है, वन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रिच होगी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी है तो किस पेपर का हिस्सा है, अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें यहाँ, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का हिस्सा है। तो उसमें भी क्या आपको समझ में आएंगे कारण कि भारत में अगर बायोडाइवर्सिटी 3 जगह रिच है, कहाँ पे, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसका कारण क्या है, वहाँ पे कारण है ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कारण क्या है इसके पीछे के, ओके। तो हर चीज़ क्या है, एक चीज़ से जुड़ी हुई है। तो अगर एक चीज़ पे आप ज्योग्राफी भी अच्छे से समझ रखेंगे तो आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होने वाला है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। IR आपको समझ में आने लगेगा कि IR में सबसे पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि कई बार उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरब पे भाई मान लीजिए ईरान ने हमला कर दिया, ठीक है, कुछ मिसाइल अटैक कर दी, तो भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन नहीं हो पाता है कि सऊदी अरब है कहाँ, ठीक है, और ईरान कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैप की अच्छे से समझ होगी तो आपको सारी घटनाक्रम समझ में आने लगेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैप में आपको होती है, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको नॉर्थ अमेरिका, तो मैं बताऊंगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है तो इसमें आप देखेंगे कि 14वीं मतलब 15वीं सदी से पहले लोग थे ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे। तो जब वहाँ पे लोग नहीं थे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का कोई इतिहास नहीं होगा, कल्चर नहीं होगा। जब लोग जाके बसेंगे तो वही तो इतिहास और कल्चर को जन्म देंगे, ठीक है। तो जैसे ही भाई यूरोपीय लोग वहाँ पे बसे, तो किस रीजन में बसे, तो वो हम अभी बताएंगे भाई जब आपका अध्ययन कराएंगे। तो हिस्ट्री क्या है, ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है ज्योग्राफी से, ओके। तो अगर ज्योग्राफी के बारे में आपको अच्छी समझ है तो हिस्ट्री में भी आप अच्छी पकड़ विकसित कर पाएंगे, ओके। अब जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो हिस्ट्री से जुड़ जाता है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले देखिए ज़मीन होता है, ज़मीन पर आके लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, ठीक है। तो पहले अगर देखिए कोई संस्था सामाजिक संस्था है वो चलती रहेगी तो वो इतिहास का पार्ट हो गया। अब वर्तमान में अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम उन्हीं के द्वारा डेवलप कर लिया गया है तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, पॉलिटी का हिस्सा हो जाएगा। तो पॉलिटी जन्म ले जाएगी भाई। साथ जब जैसे मान लीजिए कोई लोग हैं वर्तमान में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका किसका, इकोनॉमी का, वो इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यापार है लोग कर रहे हैं, अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि
जो अरब वाला क्षेत्र है, अरब वाले क्षेत्र में मान लो मैं ये कहूँ कि वहाँ से सिर्फ पेट्रोलियम का ही व्यापार क्यों होता है, ओके, पेट्रोलियम क्यों है, तो वहाँ पे क्या जिम्मेदार कारक है, वहाँ पे ज्योग्राफी जिम्मेदार कारक है कि वहाँ पे भाई वहाँ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है कि वहाँ पे भाई और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, क्यों वहाँ पे सिर्फ पेट्रोलियम के रिजर्व हैं, बाकी जगह क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने ज्योग्राफी में। तो देखिए जो आईआर है, जो आपका इकॉनमी है, वो सारी चीज़ें लिंक करा देता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में अगर आपको अच्छे से समझ होंगी तो ये सारी चीज़ें आप समझने लगेंगे कि भाई जैसे पेट्रोलियम के रिजर्व हैं तो भारत में, विश्व में कुछ ही जगह क्यों है, सब जगह क्यों नहीं मिलते हैं, और भारत की जो निर्भरता है सऊदी अरब पे इतनी ज़्यादा क्यों है भाई, ठीक है, हम उससे क्या भाई बुराई क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी मात्रा में जो कच्चे तेल हैं उसका क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है भारत के लिए, ओके। तो इसलिए हम कभी भी जो अरब कंट्री हैं उनके साथ कभी भी बुराई नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई हमारी एनर्जी सप्लाई कट हो जाएगी अगर हम उनसे बुराई ले लेंगे। तो हर चीज़ क्या है आप समझ में आएगा जब आप ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे कि पेट्रोलियम रिजर्व है, तो जैसे रसिया में है तो रसिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिजर्व हैं, ठीक है, सऊदी अरब में भी हैं, जो अरब वाला रीजन है यहाँ पे भी कई देशों में है, यूएसए में भी हैं, ठीक है। इन देशों के साथ इसलिए हम क्या, हमारी जो मैत्रीपूर्ण संबंध क्या है, क्योंकि हमारी एनर्जी आवश्यकता भी है, ओके। और अब आप जैसे मैं बात करूँ डेमोग्राफी की या जनसंख्या की मैं बात करूँ मेरी, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें जैसे यूएसए है, रसिया है, भारत के ऊपर इतना झुकाव क्यों है, क्यों, क्योंकि भारत में भाई इतना सारे लोग हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, इसलिए भारत के साथ ये कभी बुराई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी मार्केट है भाई, ये जितना ये बनाएंगे वो तो बेचेंगे कहाँ, भारतीय जैसे देशों में तो बेचेंगे। तो ये भी यहाँ पे भी क्या ज्योग्राफी डिपेंड करती है, ज्योग्राफी प्रभाव डालती है भाई। तो सारी चीज़ों को लिंक करके क्या अपन ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे। सर जहाँ पे जिस सब्जेक्ट से ज्योग्राफी जुड़ सकती है वहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि क्या होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी हो पाए। आप जैसे यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं पेपर फर्स्ट के बारे में बताऊँ, जैसे यहाँ पे दिया गया जनरल स्टडीज़ 1, तो आप देखेंगे सिर्फ एक चीज़ नहीं रखी गई यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी तो है ही है, वर्ड और सोसाइटी भी साथ में है, और साथ साथ इसके साथ हिस्ट्री और हिस्ट्री रखा गया है, और हिस्ट्री के साथ कल्चर रखा गया है, और इंडियन हेरिटेज रखा गया है। क्यों, क्योंकि भाई ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें, इसलिए पेपर 1 में इनको शामिल किया गया है, ओके। तो हर चीज़ एक दूसरे से क्या लिंक है, जुड़ी हुई है। तो आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कई बार ये आप अलग नहीं कर पाएंगे कि हिस्ट्री से आया है कि ज्योग्राफी से आया है, ठीक है। तो मिक्सअप क्वेश्चन भी आपके आएंगे, वो कब कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे तब आपके, जब आपके बारे में क्या है सब्जेक्ट की, दोनों सब्जेक्ट की क्या है लिंकेज तैयारी हो, जोड़ के आपने पढ़े हैं चीज़ों को, तब जाके अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे भाई, ओके। अच्छा जुबेर जी कह रहे हैं इनका भी यूपीएससी वही ग्रुप है, अच्छा भाई प्रचार भी कर रहे हैं ये, चलिए ओके। तो ये सारी जानकारी मैंने बता दिया, पेपर में क्या क्या आना है सब मैंने बता दिया। एक बार नोट कर लें, इसको सिलेबस को डाउनलोड कर लें। वैसे इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी आप सभी को, ठीक है, लेक्चर के बाद। चलिए तो ये इंग्लिश में सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए आते हैं एक बार एक जानकारी और सच्चाई से भी अवगत आपको होना चाहिए, ठीक है, कि सीटें कितनी हैं, ठीक है। आप सिलेक्शन मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा है, ये 2018-19 की रिपोर्ट थी यूपीएससी की, उसके आधार पे जो अलग अलग सालों में जो वैकेंसी आई है, ठीक है, सिविल सर्विस में, तो ये वैकेंसी का एक डेटा है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2008 में आप देखें कितनी वैकेंसी थी भाई, 881 थी। फिर क्या वैकेंसी बढ़ी भाई 2009 में इतनी हो गई, फिर 2010 में क्या बढ़ी है भाई 1043 हो गई। फिर अलग अलग सालों में ये वैकेंसी यहाँ पे दी गई, सभी मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और क्लियर होंगी सारी चीज़ें, हाँ ठीक है। तो फिर आप देखेंगे 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 2018 में 782 थी। 2019 में कितनी वैकेंसी आई भाई, 2019 में आप देखेंगे 896 वैकेंसी आई। 2020 में कितनी आई, 796 वैकेंसी आई। 2021 में कितनी वैकेंसी आई, ये आई भाई 712 वैकेंसी आई। तो ये वैकेंसी का भी मैंने आपको एक एनालिसिस दे दिया गया है, ताकि आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें आ रही हैं और आपको किस अनुसार आपको भाई प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितनी सीटों में हमें एक सीट लेनी है भाई, ओके। तो ये भी जानकारी आप सभी को होना चाहिए, तो ये भी मैंने एक स्लाइड ऐड की है, तो क्योंकि आपको एक एनालिसिस होना चाहिए कि पहले कितनी वैकेंसी आती थी, अब कितनी आ रही है। तो कितनी आ रही है तो उसमें अगर हमें एक सीट लेनी है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों से ज़्यादा, ओके।
हाँ 2017 से कम हो गया है, बिल्कुल हो गया है भाई। तो ये 2017 क्या 2018 से देखेंगे, 2017 तक तो ठीक था, ओके, सम्मानजनक था, ठीक है। 1000 से फिर काफ़ी नीचे डाउन हो गया है, फिर अलग अलग सालों में बदलती चली गई है। सर 10% भी बचा है। अरे भाई जुबेर जी, अब वो तो डेटा है, पढ़ाई में क्या है, ये तो संसाधन है हमारे, रिसोर्स पढ़ रहे हैं हम। तो अगर नेट नहीं आप डलवाएंगे तो वो तो रिसोर्स है भाई, हमारा संसाधन है। अब ऐसा तो होगा कि नहीं कि बिना संसाधन के, बिना तेल की गाड़ी चलेगी, तो ये तो संसाधन है हमारे, इनको तो खर्च करना ही पड़ेगा भाई, ओके। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं मैं पढ़ाऊँगा कैसे, आपको सारी चीज़ें जानकारी कैसे दूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं एक छोटे से एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे, तो जैसे मान लिए मैं आपको सबसे पहले एक मैप दिखाऊंगा। अभी तो मैंने इसी का मैप गूगल मैप उसका यूज़ कर लूँगा, फिर आपको प्रॉपर मैप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में ऐसे ही। तो सबसे पहले ये ग्लोब है, तो ग्लोब में सबसे पहले हम देखेंगे भारत कहाँ पे है। भारत है भाई यहाँ पे, भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पे पड़ती है, एशिया में पड़ता है भारत। कहाँ पे पड़ता है, एशिया में। और एशिया का अगर हम विस्तार देखें कहाँ तक है, तो एशिया का अगर विस्तार अगर हम देखें तो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से आप भारत में अगर मतलब एशिया का विस्तार देखें, 1 मिनट, अच्छा कहीं पे टिक हो गया, चलिए। तो आप देखेंगे जो रूस है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, चलिए भाई। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये क्या है, रूस है। रूस का मैप में ये क्या है, यूराल श्रृंखला है, ठीक है। ये यूराल पर्वत है, तो यूराल के जो ईस्ट तरफ जो हिस्सा है ये सारा क्या आता है, एशिया में आता है, ठीक है। तो रूस का आधा से ज़्यादा हिस्सा एशिया में आता है, थोड़ा सा हिस्सा और जो राजधानी वाला रीजन है तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है यूरोप वाले रीजन में। वैसे ही आप देखेंगे टर्की, तो टर्की में आप देखेंगे जो ये वाला हिस्सा है टर्की का, तो ये क्या आता है, ये आता है भाई किसका हिस्सा होता है, ये एशिया का हिस्सा होता है। और थोड़ा जो टर्की का दूसरा हिस्सा है तो वो किस में आता है, यूरोप में आता है, ओके। तो ऐसे ही पूरा विस्तार है भाई। अब देखेंगे यहाँ पे इजिप्ट, तो इजिप्ट किसका हिस्सा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका हिस्सा है इजिप्ट, ठीक है। तो और फिर हम नीचे आएंगे तो ये रेड सी है, रेड सी है। फिर यहाँ पे देखेंगे सऊदी अरब है, यमन है, सीरिया है, ईरान है, ओके। तो ये सारे किसके हिस्से हैं, ये सारे किसके हिस्से हैं, एशिया के हिस्से हैं। तो ये एशिया का विस्तार है भाई, ओके। ये किसका विस्तार है, ये सारा एशिया का विस्तार है, ठीक है। फिर आते हैं आप यहाँ पे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिंग जल संधि। क्या दिख रहा है, बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग सी में बेरिंग जल संधि है। अभी सभी आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा जल संधि क्या होती हैं, ठीक है। जल मनुमध्य जिसको बोलते हैं भाई क्या होते हैं, हाँ सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, सब के बारे में आपको जानकारी देंगे एक एक करके। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको देखेंगे कुछ देश, छोटे छोटे देश, जैसे जापान हो गया, हाँ कोरिया में नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये सारे किसके हिस्से हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसके हिस्से हैं, ये सारे एशिया के हिस्से हैं, सब एशिया में आते हैं भाई। तो एशिया का विस्तार यहाँ पे है। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे पहले क्या, एशिया नहीं पढ़ाऊँगा आपको, सबसे पहले आपको बताऊँगा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो मैं एक ब्रीफ जानकारी आज देता हूँ, कल से मैं चालू करूँगा सारी चीज़ें पढ़ाना आपको, ओके। तो आज मैं सिर्फ ब्रीफ जानकारी दूंगा इसके बारे में, कल से अपन क्या है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आपको इतनी अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी कि डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों में, ठीक है। तो आप देखेंगे ये मैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, उत्तरी अमेरिका का मैप है। हाँ आप सही दिख रहा है भाई। जुबेर जी देखिए ये क्लास अलग अलग पेड क्लास है, तो आज तो सभी के लिए ओपन रखा गया है, ठीक है। बाकी ये पेड क्लास है जो कि क्या डेली नहीं डलता है, ठीक है, क्योंकि पेड क्लास है ये भाई। 1 मिनट, आप देख रहा है भाई अर्णव। देखिए अभी मैं इसी मैप से काम चलाइए आज, बस मैं ब्रीफ में जानकारी दूंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आज, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मैं स्टडी कैसे कराऊंगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आज मैं ये बस बता, आवाज़ आ रही है मेरी, क्योंकि आवाज़ प्रॉपर आ रही है मेरी, एक बार बताइए मुझे। हाँ चलिए,
हाँ, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका कहते हैं हिंदी में, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे बताऊंगा मैं कि उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, तो कितने देश हैं इसमें है 29 देश। कितने देश हैं? 29 देश हैं। कल मैं भी बताऊंगा, अभी सर मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने देश हैं, तो इसको हम क्या डिवाइड करेंगे भाई। जैसे उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका भी कई भागों में बटा है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका को, तो एक तो क्या हो गया, कनाडा वाला रीजन हो गया और यूएसए वाला रीजन हो गया। तो दोनों को मिला के बोला जाता है एंग्लो अमेरिका। क्या बोला जाता है? एंग्लो अमेरिका बोला जाता है कनाडा और यूएसए को। ओके, तो ये बताऊंगा कि इन दोनों को एंग्लो अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों बोला जाता है भाई एंग्लो अमेरिका? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि आप जितने भी अंग्रेज हैं वो यहाँ पे बसे थे। सबसे पहले आए अंग्रेज, तो उनकी बसावट क्या है, यहीं पे है भाई, ठीक है। ये उसका हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा मैक्सिको के बारे में। तो ये हो गया मैक्सिको, इसी को क्या बोला जाता है, मध्य अमेरिकी देश बोला जाता है मैक्सिको। और नीचे आप देखेंगे जैसे कुछ मैक्सिको तो इसी का हिस्सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का। मध्य अमेरिका में कितने देश आते हैं मैं आपको बताऊंगा कि मध्य अमेरिकी जो देश हैं जैसे ग्वाटेमाला हो गया, ठीक है, और आपके जैसे पनामा नाम सुनते होंगे आप, ठीक है, निकारागुआ सुनते होंगे, ठीक है, होंडुरस सुनते होंगे। तो ये सारे किसके हैं? ये मध्य अमेरिका के देश हैं। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ दूंगा कल मैप के साथ मैं प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। तो ये ब्लर हो रहा है तो काम चला लीजिए, ओके। कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक प्रॉपर मैप के साथ, चिंता नहीं करिए, मैप होगा तो जम के यूज़ होगा, कोई चीज़ में आपको 0% समस्या होने वाली है। फिर अपन आएंगे कैरिबियन देश। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कौन सा सागर है, ये कैरिबियन सी है। तो कैरिबियन सी में कौन से देश स्थित हैं, ठीक है। तो कैरिबियन सी के देश देखेंगे, जैसे आपने हो सकता है कुछ नाम सुना हो, जैसे क्यूबा का नाम सुना हो, जमैका का नाम सुना हो, बरमूडा का नाम सुना हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कैरिबियन देश हैं, ओके। तो इनके बारे में एक एक करके बारे में बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको देता रहूँगा, क्यों, हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे हम देश के बारे में कंप्लीट हो जाएगा कि कौन से देश नॉर्थ अमेरिका में है। फिर इसके बाद हम आएंगे कि यहाँ पे पर्वत कौन से हैं, पठार कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से पठारों में मिनरल्स मिलते हैं, नदियाँ कौन सी हैं, घास के मैदान कौन से हैं, यहाँ पे कौन से औद्योगिक शहर हैं जो बसे हुए हैं यहाँ पे, कौन सी झीलें हैं, ठीक है, कौन से खनिज हैं जो अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं हमें। तो ये सारी जानकारी मैं आपको फिर कराऊंगा भाई, ओके। ये ऐसे अपनी स्टडी का तरीका रहेगा। हाँ, और एक चीज़ और, जैसे भाई अभिषेक बोला है कॉलोनी के बारे में कुछ, तो एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि 1492 से आप पहले देखेंगे, 1492 से पहले यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, मतलब वो कुछ ट्राइब्स थे वही बस यहाँ पे निवास करते थे। जब 1492 में आप नाम सुनते होंगे का, ठीक है, किसका, कोलंबस का नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो कोलंबस ने क्या है, इस जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसकी क्या है, खोज की 1492 में। तो सबसे पहले वो कहाँ पे आया, तो इस कोस्ट पे आया, यहाँ पे इस वाले रीजन पे के आसपास आया। तो उसने क्या सबसे पहले इसकी खोज की थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो आप देखेंगे जब हिस्ट्री में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें आप अमेरिका की जो क्रांति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे जितनी भी कॉलोनी थी उस समय, ठीक है, जितने भी राज्य थे वो कहाँ बसे थे, वो यहीं पे बसे थे सारे, ठीक है। पूरा विस्तार कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस रीजन में, ठीक है। जितने आप मेरे ख्याल से 14 शायद स्टेट हुआ करते थे, तो वो सारे कहाँ थे, यहाँ पे ही बसे थे। बाकी यूएसए में कोई नहीं रहता था, यहाँ पे कोई किसी का भी निवास नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो यहाँ पे कॉलोनी थी वो अच्छे से डेवलप हुई, ठीक है, पैसा से इनरिच हुई, तो उनका धीरे धीरे क्या है विस्तार यहाँ पे बढ़ता चला गया। और एक चीज़ और आप भी गौर करते होंगे, यहाँ पे आपको जो वाइट दिख रहा है ना, वाइट, तो ये क्या है, ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। अपेक्षाकृत किसके, जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे, ओके। तो ये भी आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ओके भाई जुबेर जी, ओके, कल कर लीजिए आप कॉल, ओके। तो ये सारी आपको सारी जानकारी बताई जाएंगी यूएसए के बारे में। फिर आपको मैं एक पूरा ब्रीफ जानकारी दे दूंगा। फिर मैं अपन चलेंगे एक एक देश के बारे में कि कनाडा में क्या है भाई फेमस, यहाँ की झीलें पढ़नी कौन सी हमें, यहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ कनाडा में मिलते हैं, ठीक है, और भारत के नज़रिए से वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखिए यूरेनियम के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है कनाडा, पेट्रोलियम के रिजर्व भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे भाई कौन कौन सी रीजन में पेट्रोलियम मिलता है, कौन सी जगह में भाई यूरेनियम मिलता है यहाँ पे, ओके। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे एक एक करके, एक एक देश के बारे में। आपने सुना होगा जो लेक हैं, जैसे सुपीरियर लेक है, इरी है, मिशिगन है, ये लेक के बारे में सुना होगा। ओंटारियो लेक है, तो ये कहाँ पे हैं, इनके बगल में कौन सा औद्योगिक जो शहर है वो फेमस है और किस लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर से मैं कराऊँगा, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। हाँ भाई ओके जुबैर ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर से कराऊंगा प्रॉपर। तो आज का अपना अब यहीं पे अपन समापन करते हैं भाई। तो कल से जिनने आज भाई मैप नहीं लिया है तो मैप खरीद लीजिए। आपको क्या है, ऑक्सफोर्ड एटलस का लेटेस्ट वाला मैप खरीदना है, ठीक है। मैप अपने साथ रखिए। आप क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाता जाऊँ तो कुछ नहीं करना है, मैप में वो क्या नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। जो मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमें क्या है, विश्व में हमें ये पता होना चाहिए कौन से देश कहाँ पे हैं। मान लीजिए मैं बोल दूँ आपसे मैक्सिको बोल दिया, तो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा है कि मैक्सिको है कहाँ वर्ल्ड मैप में, तो कैसे आप बताएंगे। मैंने आपको बोल दिया दक्षिण अफ्रीका देश, तो आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका देश है कहाँ, तो मैं समझाऊंगा कैसे भाई। मैं मान लीजिए मुझे वहाँ का क्लाइमेट बताना है, वहाँ की सॉइल बताना है, वहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट शहर कहाँ कौन से हैं, ठीक है। उस मान लीजिए मुझे बताना है कि भाई वो जो हिंद महासागर है और जो अटलांटिक ओशियन है उसके बाउंड्री पे है, ठीक है। तो जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे कि भाई दक्षिण अमेरिका देश अफ्रीका देश है कहाँ पे, तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैप में मैं काम कराऊंगा अच्छे पे, बड़े स्तर पे भाई। नहीं भाई अभी 7 बजे क्लास है, वो तो आप नंबर उस पर ले लीजिए भाई अर्णव, ठीक है। हाँ अभी मैथ की भी है शाम को, ठीक है 8 बजे। और हाँ ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, हाँ भाई। हाँ नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि आज से मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लास लूँगा भाई, ठीक है। बाकी जो जानकारी है इस वाले नंबर पे आप ले सकते हैं भाई, ओके। हाँ भाई वही है, बाकी जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं वो तो चलेंगे ही सारी। और देखिए जो लोग नए हैं, अगर आईएएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, या आईएएस पीसीएस यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेपरेट बैच चल रहा है। बीपीएससी के लिए तो अलग बैच चल रहा है। अगर आईएएस की आप करना चाहते हैं भाई तो करिए, आपको फ़ायदा होने ही होने वाला है, ठीक है। इस कोर्स को आप लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके आधार पर आपकी पूरी स्टडी कराई जाएगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो प्रॉपर जो गाइडेंस होना चाहिए वो पूरा फोकस के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी। जो सिलेबस में इंक्लूड हैं उसी के अनुसार मैं आपको चीज़ें बताऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो लोग नहीं किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस कोर्स में आप सभी को, ठीक है। जो भी आप पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपकी सोचिए कि A to Z आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगा भाई, ठीक है। जो आपको चीज़ें बताई जाएँ वो बस आपको करना है, फॉलो करना है। बाकी यहाँ पे तो आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी। साथ साथ मैं बात करूँ ऐसे ही किसका, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कुछ समय पहले कि मैंने कहा कि ऐसे में लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका मान जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इनमें अच्छे से पकड़ होता है, पॉलिटी हो गया, इनमें अच्छे से पकड़ होता है, तो वो लिख अच्छे से पाते हैं। किसी भी मैटर में निबंध आता है, ऐसे आता है लिखने को, तो वो अच्छे से उसको डिक्टेट कर पाते हैं भाई, ओके। हाँ भाई ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो लोग भाई कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएएस वाले इस कोर्स को, तो ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपर गाइडेंस होगा सारी चीज़ों का। हाँ नवा संकलन इन्होंने देखो अनीश ने वो भी बता दिया है पूरा। और देखिए किसी को अगर प्रॉब्लम है, नहीं मिल रही है, मान लीजिए दूर दराज के एरिया में आप निवास करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है, उसने जो दूरियाँ सारी ख़त्म कर दी, ओके। तो अगर बुक में कोई बुक लेने में आपको समस्या हो रही है यूपीएससी की, ठीक है, तो आप यहाँ से हमारे कोचिंग में बता दीजिए, आपको यहाँ से पहुँचवा दी जाएंगी भाई, दिल्ली से आपको भेज दी जाएंगी। अच्छा ओके अनीश, हाँ चलिए अगला मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास एटलस नहीं होगा, तो मैं पढ़ाऊँगा तो वो प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए एक ब्रीफ मैंने जानकारी दे दी, कैसे पढ़ेंगे अपन लोग, कैसे सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, सब बताएंगे। तो जैसे पहले अपन पूरा वर्ल्ड का एक मुआयना कर लेंगे, उसमें भारत भी शामिल है, भारत का भी मुआयना कर लेंगे, फिर मैं आपको दूसरे पोर्शन में पहुंचाऊंगा। फिर अपन क्या है, इंडस्ट्री वगैरह है, हाँ जो पहले फिर खनिज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, खनिज से फिर उद्योग वगैरह में आएंगे, फिर अपन जलवायु वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे वन संपदा के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर अपन जाएंगे जो जलधाराएँ हैं, जो भी बेसिक टॉपिक हैं, सबके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे भाई। हाँ मिल जाएगा भाई, जिसको जो बुक चाहिए है संपर्क कर लीजिए, इसमें दिल्ली से यहाँ से पहुँचवा दी जाएंगी भाई, ठीक है।
जो आपको प्राइस वगैरह होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी बुक है, अगर आपको भाई ग्रामीण परिवेश में या मार्केट नहीं है आपके पास आसपास, कोई भी बुक चाहिए तो यहाँ से इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी भाई। हाँ ठीक है। अब देखो तुम्हारी बात सही है भाई अभिषेक, लेकिन दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलिए भाई हरप्रीत, अच्छी बात है, यहीं पे आ जाइए। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ों में एक स्पष्ट क्लियरिटी आपको हुई होगी। चलिए फिर चलते हैं।